पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आप कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत सारे कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में आपके सिलेबस के अनुसार सभी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो इस बात को समझ पाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस तरीके का प्रश्न आता है, और आप जब गलतियां कर रहे हैं तो उन गलतियों का सुधार करने का मौका भी आपको मिलता है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो वैलिडिटी ऑफ कोर्स लाइफ टाइम है। इट मीन्स बस आपको वन टाइम फीस सबमिट करनी है और आपकी जो एडमिशन फीस है वो केवल और केवल 2,000 रुपए है। अगर जो आप एक बैच में एडमिशन लेते हैं और एक से ज्यादा बैच में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके लिए भी अतिरिक्त शुल्क आपको कोई जमा करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है। एडमिशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। या अगर आपको आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी का अलग अलग बैच है, मध्य प्रदेश में सेट के लिए, टेट के लिए अलग अलग बैच है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको अलग अलग बैच देखने को मिल जाएंगे, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मतलब सभी बैचेज आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही थी, ठीक है, लेकिन अब आज से आप लोगों की लाइव क्लास प्रारंभ होती है और अब हम लोग एक नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे और तब तक अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे जब तक कि आपकी परीक्षाएं हो नहीं जाती हैं। तो अब ईच एंड एवरी डे आप लोग 7:10 पे हमारे साथ जुड़ जाइए। अमूमन 7 बजे से क्लास शुरू होती है, लेकिन 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। और कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे थे, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको कुछ समस्याएं थी एप्लीकेशन को लेकर के, तो जो लोग भी जिन लोगों को भी एप्लीकेशन की समस्या है वो आप मुझे इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि वस्तुएं गतिशील हैं क्योंकि साधन गतिशील नहीं है, ये कथन किसका है। तो ये बहुत आसान सा एक स्टेटमेंट है, ये एक बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेक्सर ओहलिन के द्वारा दिया गया था, हेक्सर ओहलिन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार दिया था ना, तो उसी के अंतर्गत हेक्सर ओहलिन ने ये बात कही थी कि देखिए भैया, वस्तुएं तो गतिशील है। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है वो भारत में आकर के बिकती है। जैसे चीन है, तो चीन में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है वो भारत में आकर के बिकती है। लेकिन अमेरिका और चीन में जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भारत में नहीं आती है। तो वस्तुएं गतिशील है, अर्थात वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में जा सकती हैं, लेकिन जो उन वस्तुओं के उत्पादन के साधन होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। तो यही बात कही थी हेक्सर ओहलिन ने। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि वस्तुएं गतिशील है क्योंकि साधन गतिशील नहीं है। यह स्टेटमेंट हेक्सर ओहलिन सिद्धांत में कहा गया। और हेक्सर ओहलिन सिद्धांत क्या बताता है, तो हेक्सर ओहलिन
अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में यह कहा गया था कि दो देश आपस में साधन संपन्नता में भिन्नता के आधार पे आपस में व्यापार करेंगे। और इसी क्रम में उन्होंने कहा था कि वस्तुएं गतिशील है क्योंकि साधन गतिशील नहीं है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि चाय भारत का परंपरागत निर्यात है, विदेशी बाजार में इसकी मांग की आय लोच का मान क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर जो हम लोग चाय की बात करें तो जब हमें आजादी मिली थी उससे पहले जब अंग्रेज भी भारत में थे तो वो भारत से क्या करते थे, चाय का निर्यात करते थे, दूसरे देशों में ले जाकर के चाय को बेचते थे। तो चलिए बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, सी बोल रहे हैं अल्प है। क्यों अल्प है? अब यहाँ पे दो बातें आपको समझनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे दो बातें, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे दो बातें आपको समझनी बहुत जरूरी है। चाय भारत का परंपरागत निर्यात है, बिल्कुल ठीक है। चाय हम बहुत सालों से निर्यात कर रहे हैं। जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले भी जब भारत में अंग्रेज थे तो वो लोग क्या करते थे, भारत से चाय का निर्यात करते थे। लेकिन विदेशी बाजारों में इसकी मांग की आय लोच कैसी है? तो विदेशी बाजार में इसकी मांग की आय लोच क्या है? अल्प है। अब मांग की आय लोच ज्यादा कहाँ पे होती है? तो विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आय लोच ज्यादा कहाँ पे होती है? तो विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में देखने को मिलता है। जहां पे लोग जितनी तेजी से उनकी आय में वृद्धि होती है, तो जितनी तेजी से आय बढ़ता है उससे ज्यादा वो क्या करते हैं, उपभोग पर व्यय करते हैं। ठीक है। लेकिन चाय पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लोग जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ती है उससे कम अनुपात पे लोग चाय पे व्यय करते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि भारतवर्ष में निर्धनता की संरचना को निर्धारित करने वाली प्रवृत्तियां हैं। भारत एक निर्धन राष्ट्र है। हम क्यों कह सकते हैं कि भारत एक निर्धन राष्ट्र है? चलिए सभी लोग बताइए। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? भारतवर्ष में निर्धनता की संरचना को निर्धारित करने वाली प्रवृत्तियां हैं। भारत एक निर्धन राष्ट्र है, इसके क्या कारण है बेसिकली आपको बताना है। तो चलिए, पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये तो बात बिल्कुल ठीक है भाई कि भारत में पूंजी निर्माण की निम्न दर है। अगर जो आप कहीं पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। सपोज करिए कि आप कृषि कर रहे हैं, तो कृषि कर रहे हैं, अगर जो 2 एकड़ भूमि में आप गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कि आपका खर्च आता है 20,000 रुपए या 25,000 रुपए। लेकिन ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए की गेहूं का आप उत्पादन कर लेते हैं। जितना आप खर्च करते हैं उससे थोड़ा ही ज्यादा आपको बेनिफिट प्राप्त होता है। तो भारत में निर्धनता का एक कारण है। क्यों भारत एक निर्धन राष्ट्र है, इसका सबसे प्रमुख कारण अगर जो देखा जाए तो पूंजी निर्माण की निम्न दर है। अगर जो आप कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा उससे लाभ नहीं मिल रहा है। जनसंख्या की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकता की तुलना में उपभोग वस्तुओं की उत्पादन की निम्न दर, बिल्कुल ठीक है भाई। मांग तो सभी लोग बढ़ा सकते हैं। एक शिशु जब पैदा होता है तो वो भी सैकड़ों वस्तुओं की मांग करता है, लेकिन क्या वो किसी एक वस्तु का उत्पादन करता है? नहीं करता है। तो मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है लेकिन उत्पादन कोई भी नहीं बढ़ा सकता है। मांग कोई भी बढ़ा सकता है लेकिन उत्पादन अर्थात पूर्ति में वृद्धि कोई भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये चीजें भी भारत में देखने को मिलती है जो निर्धनता का कारण है। और निर्धन वर्ग द्वारा अतिरिक्त श्रमिकों से होने वाली अनुपयोगिता के वहन उत्पादित वस्तुओं के अनुपयुक्त वितरण के सह अस्तित्व के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे निर्धन व्यक्ति क्या करते हैं कि विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। फ्रिज बनाने का कार्य करते हैं, एसी बनाने का कार्य करते हैं और भी बहुत सारी विलासिता की वस्तुओं का ये उत्पादन करते हैं। लेकिन क्या ये उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या किसी भी प्रकार की कोई आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल मैं लाइव ही हूँ। अब आज से
मैं लाइव क्लास आप लोगों की ले रहा हूं और निरंतर ईच एंड एवरी डे आपकी लाइव क्लास होती रहेगी। ठीक है, ईच एंड एवरी डे आप लोगों की लाइव क्लास होती रहेगी। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हरित क्रांति के प्रभाव का अंकन निम्नलिखित रूप में करना चाहिए। हरित क्रांति, ठीक है, तस्नीम खान जी, अफजल हसन जी, पिंकी जी, नैना यादव जी, प्रिया मिश्रा जी, ठीक है, कोई स्टार भी है, सर्वेश कुमार जी, कुमारी सुंदरी जी, अभिषेक पाठक जी, नरेंद्र कुमार जी, विकास कुमार मिश्रा जी, राकेश जी, राजीव पाल जी, भगवंती जी, अनुराधा जी, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे सभी लोग। तो हरित क्रांति के प्रभाव का अंकन। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब कब होती है? 1966-67 में। ठीक है, 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की क्या होती है? शुरुआत हो जाती है। हरित क्रांति की शुरुआत क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना सरकार का लक्ष्य था कि भैया कृषक भी कृषि में उत्पादकता को बढ़ाएं, जिससे कच्चे माल की वृद्धि हो, और जब कच्चा माल बढ़ेगा तो ये उद्योग भी इससे कच्चा माल बढ़ेगा तो उद्योगों को जब कच्चा माल मिलेगा तो उद्योगों का भी विकास होगा, और जब उद्योग का विकास होगा तो सेवा सेक्टर का भी विकास होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सब गलत होंगे, और जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में प्रेरित संरचनात्मक परिवर्तन, अरे भाई जब हरित क्रांति लाया गया तो हमने कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन ही तो किए थे ना। हमने क्या क्या किया था? हमने क्या क्या किया था? तो हमने क्या क्या किया था? हमने उच्च क्वालिटी के बीज लाए थे। ठीक है, कि बीज की क्वालिटी अगर जो अच्छी होगी तो उत्पादकता का स्तर बेहतर होगा। हमने रसायन का प्रयोग किया, हमने उर्वरक का प्रयोग किया ताकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। हमने कृषि में यांत्रिकरण लाया। कृषि में यांत्रिकरण का मतलब कि जब मानव बल और पशु बल के बजाय आधुनिक उपकरणों से खेती होने लगती है तो उसे कृषि में यांत्रिकरण बोलते हैं। तो हम ये सारी चीजें किए ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं यार, क्यों डी बोल रहे हो आप लोग? लाइव क्लास नहीं हो रही थी, भूल गए क्या सब यार? हाँ, लाइव क्लास नहीं हो रही थी, भूल गए? बाकी खाली बात करने के चक्कर में थे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो पता होना चाहिए कि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो भारत में कृषि में उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया था, और इसके लिए भारत सरकार ने उच्च क्वालिटी के बीज मुहैया कराए, उपलब्ध कराए। रासायनिक और उर्वरकों का बृहद पैमाने पर प्रयोग किया गया। कृषि में यांत्रिकरण लाया गया। गहन खेती का आरंभ हुआ। क्यों आरंभ हुआ? क्योंकि कृषि में उत्पादकता को बढ़ाई जा सके। अगला, कि पूंजी के मांग पक्ष से संबंधित गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रेगनर नट्स ने कौन सी सिफारिश दी थी? तो रेगनर नट्स साहब ने क्या कहा था? रेगनर नट्स साहब ने क्या कहा था कि जो अल्प विकसित देश होते हैं वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे होते हैं। क्यों गरीबी के दुष्चक्र में फंसे होते हैं? क्योंकि यहाँ पे लोगों की आय कम होती है। ठीक है, जब लोगों की आय कम होगी तो जाहिर सी बात है कि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो निवेश ही नहीं करेंगे। तो जब कम आय होगी तो निवेश का स्तर कम होगा। जब निवेश का स्तर कम होगा तो उत्पादन का स्तर कम होगा। जब उत्पादन का स्तर कम होगा तो लाभ का स्तर कम होगा, और जब लाभ का स्तर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि लाभ मिलेगी ही नहीं, तो आय भी आपकी कमी होगी। तो आप यहीं से चले थे, कहां से चले थे? कि आपकी आय कम थी। आपकी आय क्या थी? आपकी आय कम थी, और आपकी आय कम ही है, तो ये गरीबी का दुष्चक्र होता है। तो ऐसी स्थिति में गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रेगनर नट्स साहब ने कहा कि हमें संतुलित विकास की जरूरत है। ठीक है, एक सेकेंड। रेगनर नट्स ने क्या बोला? रेगनर नट्स ने कहा कि हमें संतुलित विकास की जरूरत है। संतुलित विकास का मतलब क्या होता है? संतुलित विकास का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, अगर जो साधारण भाषा में मैं आपको कहूँ तो भारत में आप देखिए तो भारत में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी और उत्खनन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र जैसे उद्योग, तृतीय क्षेत्र जैसे सेवा क्षेत्र। तो जब सभी क्षेत्रों में देश के पास जो सीमित मात्रा में श्रम और पूंजी है
तो इस श्रम और पूंजी को अगर जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से लगाया जाएगा तो ये एक दूसरे के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया करके एक तरफ मांग में वृद्धि करेंगे, दूसरी तरफ पूर्ति में वृद्धि करेंगे, और जब मांग व पूर्ति देश का आगे बढ़ेगा तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम 4 वर्षों औसत वार्षिक वृद्धि दर रही। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आप नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि चलो पढ़ रहे हैं देखा जाएगा, बस पढ़ रहे हैं देखा जाएगा, ये नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो एप्लीकेशन की भी क्लास 1 से 2 दिन में शुरू होगी, जल्दी ही मैं अनाउंस करूंगा। ठीक है, अब मैं प्रयागराज में आ चुका हूं और अब आप लोगों की सभी क्लासेस सुचारू रूप से समय से चलेगी, है ना? तो जल्दी ही मैं अनाउंस करूंगा। क्या उत्तर आ रहे भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें आपको यहाँ पे बतानी होनी चाहिए कि देखिए सर जी 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो आप कहेंगे कि सर जी 1 अप्रैल 1992 से लेकर के 1 अप्रैल 1992 से लेकर के 31 मार्च 1997 तक चला था 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से लेकर के 31 मार्च 1997 तक चला था, और 1990 से 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चली थी। एक वार्षिक योजना कब चली थी? जब 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चली थी। उसी तरीके से 1990 से 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चली थी, तो ये याद रखना है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से लेकर के 31 मार्च 1997 तक चली थी। ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो ये जॉन मूलर मॉडल पे आधारित थी। किस मॉडल पे आधारित थी? मूलर मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, किस मॉडल पे आधारित थी? मूलर मॉडल पे आधारित थी। और जो विकास का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, जो विकास का लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% रखा गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वो कितना हुआ था? वो हुआ था 6.68%। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम 4 वर्षों की अगर जो बात करें, प्रथम 4 वर्षों के औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो वो 5.6% था। ठीक है, एक सेकेंड, 5.7 दिया तो है, हाँ डी दिया है, तो 5.7%, सॉरी डी ही होगा, डी होगा 5.7%। ठीक है, 4 वर्षों की बात पूछ रहा है, 4 वर्षों के, तो डी जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। ठीक है ना, 5.7%। ठीक है, आपकी बात ठीक है, हमको लगा 5.7 दिया ही नहीं ऑप्शन में। अगला कि भारत में केंद्रीय सरकार अपने राजस्व व्यय का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित पर व्यय करती है। भारत सरकार के पास जो कुल राजस्व है, ठीक है, भारत सरकार के पास जो कुल राजस्व है उसका सबसे बड़ा अंश भारत सरकार कहाँ पे खर्च करती है? आपसे अगर जो कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो लोग भी अभी तक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, यथाशीघ्र आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आप लोगों की सारी क्लासेस समय से होने वाली है। एक बार और नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। मैं आपको जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ कि एग्जाम आते आते आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। तो जो लोग भी अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ इतने सारे माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट, बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बस आप ईमानदारी से उन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि भारत में केंद्रीय सरकार अपने राजस्व व्यय का सबसे बड़ा अंश
कहाँ पे खर्च करता है? तो इजी सी बात है भाई, ब्याज भुगतान पे। जो केंद्र सरकार है वो सबसे ज्यादा अपने आय का खर्च कहाँ पे करता है? जो उसने ऋण लिया है, तो जो ऋण लिया है उस पर जो ब्याज दे रहा है, तो सरकार सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पे क्या कहाँ पे कर रही है? ब्याज भुगतान पे खर्च कर रही है। क्यों? अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? अरे भैया, तो जब हम रूस से ऋण लेते हैं या फ्रांस से ऋण लेते हैं या अमेरिका से ऋण लेते हैं, चाहे किसी भी देश से ऋण लेते हैं, तो 50,000 करोड़ की बात होती है, 5,000 करोड़ की बात होती है, तो बड़े अमाउंट लेते हैं। और जब बड़े अमाउंट लेते हैं तो उसमें थोड़ा भी ब्याज लगेगा तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्न में कौन भारत में प्रशासनिक कीमत कही जाएगी? इसमें से देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न, कितना खूबसूरत सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक कीमत कही जाएगी? अब अगर जो प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को समझ पाएंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आप इकोनॉमिक्स की किताब में इसे ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है ना? इसीलिए मैं बोलता हूं कि जितना जरूरी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है उतना ही जरूरी आपको थियरी पढ़ना है, या जितना जरूरी आपको थियरी पढ़ना है उतना ही जरूरी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। दोनों क्लासेस जरूरी है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत। तो आप देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी कि वृद्धि होगी, ये किसके द्वारा तय किया जाता है? ये प्रशासन के द्वारा तय किया जाता है, अर्थात ये सरकार के द्वारा तय किया जाता है। सरकार ही अनाउंस करती है कि आज पेट्रोल की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। ये तो जिसका संबंध सरकार से और प्रशासन से है वही तो प्रशासनिक कीमत कहलाएगी। तो देखिए जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा कि भैया पेट्रोल की कीमत आज 2 रुपए बढ़ रही है। तो जैसे ही अनाउंस होता है कि पेट्रोल की कीमत आज 12 बजे रात से 2 रुपए बढ़ जाएगी, वैसे ही आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी वहां पे खड़े होते हैं और वो तेल इसलिए भरवा लेते हैं क्योंकि 12 बजे रात के बाद 2 रुपया पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा। लाइक और शेयर बहुत कम है भाई, लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए अगला, कि भारतीय रुपए की विनिमय दर आजकल किस प्रकार निर्धारित होती है? भारतीय रुपए की विनिमय दर, जैसे आप देखते हैं ना कि आप सुनते हैं ना कि आज $1 जो है वो 80 रुपए के बराबर हो गया, कल $1 81 रुपए के बराबर हो गया, किसी और दिन $1 83 रुपए के बराबर हो गया। तो ये विनिमय ही तो हो रहा है ना कि आज के डेट में अगर जो आपको $1 चाहिए तो आपको 83 रुपये देना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी और दिन आप $1 प्राप्त करना चाहे तो आपको 82 रुपये ही देना पड़े। तो दिन प्रतिदिन क्या होता है, दो देशों की मुद्राओं की विनिमय दर क्या होती है, बदलती रहती है। क्यों ऐसा होता है ये मैंने कई बार आपको बताया है। ये तब होता है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्राओं की मांग में वृद्धि होती है या कमी होती है तब। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि भारतीय रुपए की विनिमय दर आजकल किस प्रकार से निर्धारित होती है, तो यह बाजार में निर्धारित होती है जब बाजार दर में बहुत अधिक उतार चढ़ाव की संभावना होती है, तब ऐसा वास्तव में देखने को मिलता है। तो यही तो आप देखते हैं ना, रोज न्यूज पे सुनते हैं आप कि आज जो है वो डॉलर रुपए के मुकाबले और मजबूत हो गया। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? ऐसा जरूर सुनते हैं। तो ये क्यों होता है? ये बाजार शक्तियों के आधार पे होता है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग ज्यादा है। डॉलर रुपए से मजबूत क्यों है? अगर जो आपको $1 चाहिए तो इसके बदले में आपको 83 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग ज्यादा है, रुपए की मांग कम है। ठीक है, तो इस वजह से डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले मजबूत है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो लगभग विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं इसको स्वीकार करती हैं, लेकिन रुपए को कुछ चंद अर्थव्यवस्थाएं ही स्वीकार करती हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। बैंक दर क्या होता है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। बैंक दर मैं अक्सर आप लोगों को बताता ही हूँ
एक जगह पे कई सारी चीजें बताता हूँ कि देखिए भैया ये ये रहा आरबीआई, ये आरबीआई है अर्थात देश का केंद्रीय बैंक है। ये है आपका वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक। और ये रहा आपका जनता अर्थात हम लोग, जनता, ठीक है, जनता। तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो जो दर वसूल करता है उसे ही कहा जाता है बैंक दर, बैंक दर। तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो जो दर वसूल करता है उसे बैंक दर कहा जाता है। और जब वाणिज्यिक बैंक जनता के साथ लेन देन करती है तो उसे ब्याज दर कहा जाता है। तो हम लोग जब बैंक में जाते हैं तो हम लोग ब्याज दर की बात करते हैं, लेकिन जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण दे रहा है तो जो दर वसूल करता है उसे बैंक दर कहा जाएगा। लेकिन अगर जो आरबीआई अल्पकाल के लिए, अगर जो आरबीआई अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे रहा है तो उसे रेपो रेट कहा जाएगा। उसे फिर क्या कहा जाएगा? रेपो रेट। जहां अल्पकाल की बात होगी वो रेपो रेट हो जाएगा। और जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण देता है अल्पकाल के लिए तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बैंक दर क्या होता है। तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है तो जो दर वसूल करती है उसे बैंक दर कहते हैं। यहाँ पे अल्पकाल और दीर्घकाल की बात नहीं होती है। लेकिन जब आरबीआई अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है तो उसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। और जब वाणिज्यिक बैंक अल्पकाल के लिए आरबीआई को ऋण देता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और जब आम जनता वाणिज्यिक और व्यापारिक बैंकों से लेन देन करता है तो उसे ब्याज दर बोलते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? सी। कुछ लोग डी बोल रहे हैं भाई, डी क्यों बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि बैंकों को देश के केंद्रीय बैंकों से प्राप्त वित्तीय सहायता पर जो ब्याज देनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, स्फीतिकारी दशाएं अनुकूल होती हैं। स्फीतिकारी दशाएं अर्थात जब अर्थव्यवस्था में महंगाई आती है, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को हम लोग क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा करिए इस प्रश्न का उत्तर कि स्फीतिकारी दशाएं अनुकूल होती हैं। किसके अनुकूल होगी? तो मान लीजिए कि एक यहाँ पे व्यक्ति हो गया राहुल, ठीक है, एक राहुल है और दूसरा सोहन है, ठीक है, राहुल और सोहन। राहुल ने क्या किया था कि 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले सोहन को 10 रुपए का ऋण दिया था, ठीक है, राहुल ने सोहन को 10 रुपए का ऋण दिया था 20 वर्ष पहले। तो देखिए 20 वर्ष पहले राहुल ने सोहन को 10 रुपए का ऋण दिया था। तो जब सोहन के पास ये 10 रुपया उस 20 साल पहले आया था तो 10 रुपए में सोहन ने 40 गोलगप्पे खाए होंगे, ठीक है, 40 गोलगप्पे खाए होंगे। ये क्यों? क्योंकि उस समय 20 साल पहले क्या था कि 1 रुपए में 4 गोलगप्पे मिलते थे। तो सोहन ने राहुल से ऋण लेकर के 10 रुपए में 40 गोलगप्पे खाए। लेकिन अब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाती है, 20 साल बाद अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाती है अर्थात स्फीतिकारी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अब ये सोहन अगर जो राहुल को 10 रुपया वापस करेगा तो अब राहुल 10 रुपये में केवल और केवल 4 ही गोलगप्पे खा पाएगा, 4 पीस गोलगप्पा ही ये खा पाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि राहुल को 36 गोलगप्पे का नुकसान हो गया और सोहन को 36 गोलगप्पे का क्या हो गया? फायदा हो गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि उधार लेने वाले को, सभी लोग का उत्तर ठीक है। जो उधार लेता है उसको क्या होती है? उसको मुद्रास्फीति से लाभ मिलता है। तो डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि किसने बैंक शाख को आर्थिक विकास के प्रोत्साहन देने का साधन बताया? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा आराम से और धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर करिए और सभी लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए। पूनम गुप्ता जी, बुद्धराज जी, चंद्रबली जी, प्रियांशु जी, प्रभाकर जी, सदानंद मिश्रा जी, ठीक है, पूनम कुमारी जी, ठीक है, राजेश कुमार जी, कुलदीप कुमार जी, तस्नीम खान जी, विकास कुमार मिश्रा जी, नौसाद अली जी, पूनम कुमारी जी, नरेंद्र कुमार जी, सुनीता गुप्ता जी, सर्वेश कुमार जी, अफजल हसन जी, कुमारी सुंदरी जी, पिंकी जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, बबीता जी, पूनम गुप्ता जी, सभी लोगों से निवेदन है
कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, नैना यादव जी, राम नारायण जी, ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जोसेफ सुम्पीटर। सुम्पीटर ने क्या कहा था? सुम्पीटर ने ये कहा था कि देखिए, अगर जो किसी देश को आर्थिक विकास करना है, अगर जो किसी देश को आर्थिक विकास करना है तो उसे दो काम करने होंगे। पहला काम तो ये करना होगा कि वो नवप्रवर्तक होना पड़ेगा। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो उत्पादक हैं या उद्यमी हैं, उनको क्या होना पड़ेगा? नवप्रवर्तक होना पड़ेगा। नवप्रवर्तक का मतलब कि इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब कि आप कुछ ऐसा सोचिए जो आज के पहले किसी ने नहीं सोचा। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि जब आपने देखा होगा कि आज से 5 साल पहले सनरूफ वाला कार नहीं आता था, मतलब कार के ऊपर, अब आजकल आप देख रहे हैं कि कार के ऊपर जो गैप है वो पहले ऐसा नहीं होता था, सनरूफ पहले नहीं होता था। लेकिन कोई एक मैकेनिक आया होगा, कोई एक नया प्रवर्तक आया होगा और उसने ये सोचा होगा कि मनुष्य तो ये चाहता ही है कि कार में खड़ा होकर के पूरा शहर को देखे, तो उसने क्या कर दिया? ऊपर थोड़ा सा गैप निकाल दिया, और ऊपर जैसे ही उसने सनरूफ दे दिया तो जिसके पास 50 लाख रुपए की भी कार है, जिसके पास 30 लाख रुपए की भी कार है, जिसके पास 10 लाख रुपए की भी कार है, अब वो अपनी पुरानी कार को छोड़ दे रहा है और अब लोग सोच रहे हैं कि हमको सनरूफ वाला कार खरीदना है। तो एक छोटे से नव प्रवर्तन से जो उसने एक सनरूफ निकाल दिया, इससे अरबों खरबों रुपए का व्यापार हो गया। अब इसको नव प्रवर्तक को ये काम करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे पैसा भी तो चाहिए। तो जब पैसा चाहिए तो पैसे के लिए उसने कहा कि आप बैंक से ऋण ले लीजिए, अर्थात बैंक से आप साख ले लीजिए। ठीक है, तो किसने बैंक साख को आर्थिक विकास के प्रोत्साहन का साधन बताया? तो वो सुम्पीटर ने ही बताया। तो सुम्पीटर ने, देखिए, एक लाइन की बात है, आप पूरी जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। सुम्पीटर ने कहा कि अगर जो कोई देश आर्थिक विकास करना चाहता है तो उस देश के जो उत्पादक हैं उनको नवप्रवर्तक होना पड़ेगा, अर्थात कुछ आप ऐसा करिए जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जैसे कि पहले सनरूफ नहीं आता था कार में, ऊपर सनरूफ नहीं आता था, खुला खुला कार नहीं होता था। लेकिन कोई आया, सनरूफ निकाल दिया, हजारों करोड़ों अरबों रुपए का उसने नया नया व्यापार कर दिया। और इसके लिए जब उसे पैसा चाहिए तो पैसा कहाँ से लेगा? बैंक से साथ ले लेगा, अर्थात ऋण ले लेगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज प्राथमिक घाटे में जोड़ दिया जाता है तो वो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है भाई? और प्रीमियर क्लास लगती है तो बहुत सारे बच्चे बहुत बात करते हैं। कब सुधरोगे आप लोग? सुधरोगे भी कि नहीं सुधरोगे? सुधरोगे भी कि नहीं सुधरेंगे? बताइए। प्रीमियर क्लास लगती है, बहुत सारे बच्चे बात करते हैं। सुधार की गुंजाइश है तो बोलूं, नहीं तो रहने दो, क्या मतलब। चलिए, कि यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज प्राथमिक घाटे में जोड़ दिया जाता है तो वो बराबर होता है। तो देखिए, मैं बहुत बार बताया हूँ कि कापी पेन पास में रखिए। प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला क्या होता है? प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, यही ना होता है? यही ना होता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, राजकोषीय घाटा, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज प्राथमिक घाटे में जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा? वो राजकोषीय घाटे के। और मैंने कई बार बताया है कि प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? कमेंट करके सभी लोग बताइए। राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला सभी लोग कमेंट करके बताइए। राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला सभी लोग कमेंट करके बताइए। राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए, अगला प्रश्न है। ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि कैम्ब्रिज समीकरण m इज इक्वल टू के पी वाई में के का क्या तात्पर्य है? चलिए, अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि पीगू साहब का समीकरण कौन है, कैम्ब्रिज समीकरण कौन है, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो समीकरण दिया वो कौन है, सब आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। नहीं घूम रही है तो कॉन्सेप्ट पढ़िए, जरूर पढ़िए। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि कैम्ब्रिज समीकरण m इज इक्वल टू KPY में k का जो तात्पर्य है वो ये है कि मुद्रा के परिचालन वेग के विलोम से। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का एक इंजन है, ये स्टेटमेंट किसका है? बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बच्चों वाली बात है, बहुत बार पूछा गया है। एक बार आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। और जो लोग भी एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज कर रहे हैं आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, अभी आपको ऐड करा दिया जाएगा। और एक बात और ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बात और ध्यान से, हाँ ठीक है, हाँ ठीक। जिन लोगों को भी एप्लीकेशन पे कोई भी समस्या आ रही है आप मुझे अब कॉल और मैसेज जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2-4 बच्चे फ़ोन किए थे तो मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। लेकिन अब अगर जो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत एप्लीकेशन पे है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर लीजिए, चाहे आप एडमिशन लिए हो या ना लिए हो, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का एक इंजन है, ये बात किसने कही थी? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं हैबरलर साहब को, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हैबरलर ने कहा था कि देखिए भैया, देखिए मैंने किसी को, यार मैं अपनी बात आप लोगों को कैसे बताऊं, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, मेरी टीम में जो टेक्निकल टीम हमारी है वो लोग कमेंट को देखते रहते हैं और उन्होंने ब्लॉक कर दिया। और सच में मैं बताऊं, मुझे ये नहीं पता है कि किस तरीके से मैं अनब्लॉक कर दूं। परेशान न होइए, ठीक है, बशर्ते बात ना करिए, मैं 1-2 बार प्रयास कर रहा हूँ, जो लोग भी ब्लॉक हुए उनको अनब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है, बशर्ते बात मत करिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बात ना करिए, जितने भी ब्लॉक हैं सबको मैं अनब्लॉक करवा दूंगा, ठीक। तो जितने लोग भी हैबरलर की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का एक इंजन है, ये बात हैबरलर ने कहा था। हैबरलर ने ये कहा था कि देखिए भैया, जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों का विकास होता है। जैसे चीन है, तो चीन में निर्मित वस्तुएं जब भारत में आकर के बिकेंगी तो लाभ किसके पास जाएगा? चीन के पास जाएगा। तो लाभ जब चीन के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है कि चीन का विकास होगा, ठीक है। तो जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, अर्थात जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो इससे देश के इससे देश का विकास होता है। जैसे चीन अगर जो व्यापार कर रहा है, भारत व्यापार कर रहा है, भारत में निर्मित वस्तुएं अगर जो दूसरे देश में जाकर के बिक रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जो लाभ होगा वो भारत में ही रिटर्न आएगा। तो जब भारत में भी रिटर्न आएगा तो भारत विकास के पथ पे अग्रसर होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला 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 प्रश्न ये रहा कि केन्स के पूर्व किस अर्थशास्त्री ने बेरोजगारी की समस्या पर विचार किया? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? और जो लोग भी नए हैं तो मैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रहे हैं। कम से कम मैं वहां पे 200 से ज्यादा क्लास देता हूं, उसको ठीक तरीके से आप पढ़िए। कंप्लीट आपको वहां पे मैं खुद की हैंड राइटिंग का अपना नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं। आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए, ताकि आप एक तरफ नया पढ़ते जाएं, दूसरी तरफ कुछ भूले भी नहीं। आपको वहां पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, गलती कहाँ पे हो रही है, जो भी गलती हो रही है उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराया जा रहा है, अलग से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी।
बस ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को अगर जो आप फॉलो करते रहेंगे एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो यार कहाँ से प्रश्न बनेगा, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, बशर्ते 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन और 1.5-2 घंटे आपको यूट्यूब पे पढ़ना पड़ेगा। अप्रॉक्स अगर जो 3.5-4 घंटे भी आप ठीक तरीके से मेरे साथ लगे रहते हैं तो कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि केन्स के पूर्व जिस अर्थशास्त्री ने बेरोजगारी की समस्या पे विचार किया वह कौन था? तो पीगू साहब थे। ठीक है, पीगू साहब ने क्या कहा था? पीगू साहब ने कहा था कि एक तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो किसी कारणवश बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है तो हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती कर देनी चाहिए। मौद्रिक मजदूरी। अब बताइए किन्स ने क्या कहा था कि बेरोजगारी को दूर कर हमें किस तरीके से करना चाहिए? किन्स ने क्या कहा था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो पीगू ने तो ये कहा था कि देखिए अगर जो हमें बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना है तो हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। जो मजदूरों को मजदूरी दी जा रही है उसमें कटौती करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन किन्स ने क्या कहा था? किन्स ने क्या कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है तो हमें क्या करना चाहिए? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न की अगर जो बात करें तो किन्स के पूर्व जिस अर्थशास्त्री ने बेरोजगारी की समस्या पे विचार किया वो कौन था? पीगू साहब थे। और पीगू साहब ने ये कहा था कि अगर जो बेरोजगारी को समाप्त करना है तो हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी होगी। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चलिए अगला कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में हम सम्मिलित नहीं करते हैं। खूबसूरत सा प्रश्न है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसी ने कमेंट करके बताया नहीं भाई, किसी ने कमेंट करके बताया नहीं कि किन्स ने क्या बोला था। बिल्कुल ठीक है, किन्स ने कहा था कि बेरोजगारी की समस्या से अगर जो निपटना है तो हमें सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना होगा। किन्स ने क्या कहा? कहा कि हमें सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए, सरकारी व्यय को बढ़ाना चाहिए। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि हस्तांतरण भुगतान। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में हम लोग हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं करते हैं। हस्तांतरण भुगतान का मतलब क्या होता है कि जैसे पेंशन हो गया, पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, उपहार हो गया, ये हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण है। उपहार मतलब सरकार जैसे आपको लैपटॉप देती है, सरकार आपको जैसे मोबाइल देती है ना। और छात्रवृत्ति सभी को पता ही होगा, पेंशन सभी को पता ही होगा। तो हस्तांतरण भुगतान ऐसा भुगतान होता है जिसका वर्तमान उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि पेंशन हो गया, तो एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है, वो अपने घर पे बैठा है, लेकिन फिर भी सरकार उसको पेंशन दे रही है। तो सरकार जो पैसा पेंशन के रूप में उस व्यक्ति को दे रही है, क्या वो व्यक्ति सरकार को कोई उस समय पे सरकार के लिए कोई कार्य कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। छात्रवृत्ति, छात्र को छात्रवृत्ति मिलती है, सरकार छात्रवृत्ति देती है, लेकिन क्या जब छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्र उस समय सरकार को कोई सेवा देता है? क्या नहीं देता है। सरकार उपहार देती है, लैपटॉप देती है, मोबाइल देती है, तो उसके एवज में भी आप सरकार को कोई सेवा नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के भुगतान ही हस्तांतरण भुगतान कहलाते हैं। और जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की हम लोग गणना करते हैं तो उसमें हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, व्यक्तिगत आय बराबर होगा, व्यक्तिगत आय। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बच्चों वाला प्रश्न है, पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि व्यक्तिगत आय बराबर होगी। अगर जो हम आपसे पूछे कि आपकी व्यक्तिगत आय क्या है, अगर जो आपको नौकरी मिल गई है और हम आपसे पूछे कि आपकी व्यक्तिगत आय क्या है, तो आप क्या बताएंगे भाई? बताइए मुझे। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, कुछ सी भी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि व्यय योग्य आय
प्लस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। ठीक है, जो आपकी आय होती है, जो आपकी कुल आय होती है, उस कुल आय में से या तो आप व्यय करते हैं और नहीं तो आप क्या करते हैं, व्यय करते हैं, आप कर देते हैं। ठीक है, और प्लस आप क्या करते हैं, बचत करते हैं। यही 3 काम तो आप करते हैं ना, यही 3 काम आप करते हैं ना। तो जो आपकी आय होगी वो व्यय योग्य आय, जो आपकी व्यक्तिगत आय होगी वो बराबर होगी व्यय योग्य आय, मतलब जो आप व्यय कर सकते हैं, और उसमें से जो आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी व्यक्तिगत आय 100 रुपए है, आपकी व्यक्तिगत आय 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से मान लीजिए कि 80 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा और 20 रुपया उस पर आपने टैक्स दे दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिगत आय हो जाएगा, अर्थात व्यय योग्य आय प्लस आपका जो कर होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, बजट रेखा का ढाल किस पे निर्भर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। बजट रेखा का ढाल किस पे निर्भर करता है? और सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। बुद्धराज जी, मीनू यादव जी, राम नारायण जी, राकेश जी, भगवंती जी, कुलदीप कुमार जी, हर्ष मिश्रा जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, चंद्रबली जी, तस्नीम जी, ठीक है, अलका सिंह जी, ठीक है। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। सदानंद जी, सर्वेश कुमार जी, ज्योति जी, नैना यादव जी, सुनीता गुप्ता जी, नौशाद अली जी, कुमार विकास कुमार मिश्रा जी, कुमारी सुंदरी जी, बबीता जी, मीनू यादव जी, नीलम जी, प्रियांशु जी, प्रभाकर जी, सभी लोगों से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग देख रहे हैं क्लास, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो क्या आपको याद क्या आना चाहिए, आपको याद क्या आना चाहिए? तो आपको याद आना चाहिए सर जी पी एक्स अपान पी वाई इज इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई। ये अगर जो याद आ गया तो ये प्रश्न आप कर पाएंगे, अगर जो नहीं आया तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं वस्तुओं की कीमत पर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बजट रेखा का ढाल किस पे निर्भर करता है? तो वस्तुओं की कीमत पे। जैसे आप भी आसान भाषा में मैं कहूँ तो जब आप किसी वस्तु को खरीदने मार्केट जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि यार हमारे बजट का नहीं है। जैसे अगर जो आप 2000 सॉरी आप 2000 रुपये लेकर के गए हैं और जो वस्तु आप खरीदना चाहते हैं वो 4000 रुपये की है, तो आप क्या कहते हैं, कहते हैं कि भैया ये हमारी बजट का नहीं है। तो बजट रेखा जो होगा वो वस्तु की कीमत पे निर्भर करेगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि जब औसत लागत वक्र नीचे की ओर गिरता है तो सीमांत लागत वक्र कैसा होता है? खूबसूरत सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है। अब इसके लिए भी आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, नहीं पता है तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये एमसी होता है, ये क्या होता है, एमसी होता है, और ये क्या होता है, ये एसी होता है। अब बता दीजिए, अब बता दिए तो ठीक है, नहीं बता पाए तो भाई कॉन्सेप्ट पढ़िए 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 पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स के टर्म अगर जो एक बार समझ लेंगे तो जिंदगी में दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो आपने मांग का नियम एक बार पढ़ लिया है तो चाहे कितनों वर्ष बीत जाएंगे आप बता देंगे कि जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग में कमी आएगी, जब वस्तु की कीमत कम होगी तो लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे, जब लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे, जब लोगों की आय कम होगी तो लोग अपने मांग को घटाएंगे। तो एक बार अगर जो आपने ठीक तरीके से पढ़ लिया कॉन्सेप्ट तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और ये सारी चीजें सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा एप्लीकेशन पे करवाई जा रही हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि औसत लागत वक्र के नीचे स्थित होता है, यही तो दिखाया गया है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि जब औसत लागत वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के नीचे स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि किसी वस्तु की मांग 30 इकाई से बढ़ के 45 इकाई हो जाती है, जब कीमत
12 रुपए से घट के 10 रुपए रह जाती है तो मांग की लोच क्या होगा? अच्छे से थोड़ा सा करके बताइएगा, रट्टा रटाया उत्तर मत करिएगा, ठीक है। थोड़ा इसका फार्मूला हमें बता दीजिए, ये बता दीजिए कि इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ABCD में मत जाइए, थोड़ा सा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर किस तरीके से हम जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मांग की लोच का फार्मूला क्या होता है। मांग की लोच, मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट करके बताइए सभी लोग, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो डेल्टा क्यू अपान माइनस डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू इंटू पी बाई क्यू, यही ना होता है, यही ना होता है मांग की लोच का फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता है? तो अब आइए देखते हैं, पहले देखते हैं मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि, तो जब मांग में वृद्धि को हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि मांग में वृद्धि का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू आपको निकालना है। तो देखिए डेल्टा क्यू यही तो है ना कि किसी वस्तु की मांग 30 इकाई से बढ़ के 45 हो जाती है, 30 इकाई से बढ़ के 45 हो जाती है, अर्थात डेल्टा क्यू आप अगर जो निकालेंगे तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अर्थात डेल्टा क्यू का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू का मान आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा क्यू का मान 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखनी पड़ेगी कि हाँ ठीक, इसमें फिर आपको देखनी पड़ेगी कि पूर्व मांग क्या है, अर्थात पी क्या है। तो पूर्व मांग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूर्व मांग जो है वो आपका 30 है, 30 है, ठीक है। उसके बाद कीमत में वृद्धि आपको देखनी पड़ेगी, कीमत में वृद्धि। तो कीमत में वृद्धि कितने की हो रही है भैया, तो 12 रुपए से घट के 10 रुपए की हो जा रही है, ठीक है। तो कीमत में वृद्धि अगर जो हम निकालेंगे अर्थात डेल्टा पी अगर जो हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2 अर्थात डेल्टा पी का मान क्या आ जाएगा, डेल्टा पी -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और पूर्ण कीमत कितनी हो जाएगी, 12 रुपए पूर्व कीमत, पूर्व कीमत अर्थात P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो Q हो गया और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 12 पहले, ठीक है। तो अब इसी को रख दीजिए, डेल्टा Q का मान क्या हो जाएगा, 15, ठीक है, इसमें रख दीजिए। डेल्टा P का मान क्या हो जाएगा, -2 इंटू क्या हो जाएगा, पूर्व मान अर्थात P क्या हो जाएगा, P 12 हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा, Q जो है वो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15 दूना 30, ठीक है। 6 दूना यहाँ पे माइनस होगा ना, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 15 दूना 30, 3 और 6 दूना 12 और 2 तिहाई 6, तो 3 उत्तर आ गया। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, 3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये अधिकतम बिक्री सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। अब ऐसे प्रश्नों को अगर जो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन अगर जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कभी आपको अगर जो 2 घंटे भी दे दिया जाएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में इन प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। अगला कि अधिकतम बिक्री का सिद्धांत किसने दिया भाई, किसने कहा कि भाई हमें अधिकतम लाभ के बारे में नहीं सोचना है। ये बात किसने कही थी कि हमको अपने लाभ को अधिकतम नहीं करना है। जैसे जो भी विक्रेता है या जो भी उत्पादक है वो ये चाहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, यही चाहता है ना। लेकिन बोमल साहब ने कहा कि नहीं भाई, अब आप अपने लाभ को मत देखिए, आप वस्तुओं की अधिकतम बिक्री करिए, आप अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास ना करिए, आप वस्तुओं की बिक्री को अधिकतम करने का प्रयास करिए। क्योंकि जब आप वस्तुओं की बिक्री को अधिकतम करेंगे तो आपका लाभ ऑटोमेटिक अधिकतम हो जाएगा। तो ये बात बोमल के द्वारा कही गई थी। तो अधिकतम बिक्री सिद्धांत किसने दिया था, बोमल ने दिया था। और अधिकतम बिक्री सिद्धांत क्या बताता है, तो अधिकतम बिक्री सिद्धांत ये बताता है कि एक उत्पादक को वस्तुओं एक उत्पादक को अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचना चाहिए, उसे अधिक लाभ कमाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचना चाहिए। क्योंकि जब अधिक वस्तुओं को बेचेगा तो ऑटोमेटिकली लाभ अधिकतम वो प्राप्त कर पाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला
अनादिमान वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे छोटे से प्रश्न में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वो ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े रहते हैं या ठीक तरीके से प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा कराई जा रही है। बस आप मुझे एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करिए, यूट्यूब पे ठीक तरीके से फॉलो करिए, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। आपको कहीं से कुछ भी इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, क्या उत्तर आ रहे हैं भाई? ये बोल रहे हैं, ये बच्चों वाली बात है भाई। ठीक है, तो अनादिमान वक्र क्या बताता है? तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जिससे उपभोक्ता को समान मात्रा में संतुष्टि मिलती है। तो अनादिमान वक्र किसको बताता है? तो अनादिमान वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोग को प्रकट करता है जिससे एक उपभोक्ता को समान मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होती है। और ये इसकी अवधारणा किसने दिया था? हिग्स ने दिया था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसे समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। समसंतुष्टि, कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर के का शायद कोई पेपर था, तो उसमें अनादिमान वक्र नहीं दे करके समसंतुष्टि वक्र दिया था। तो जब समसंतुष्टि वक्र दिया था तो बहुत सारे बच्चे उसमें परेशान हो गए थे। तो वही मैं बता रहा हूं ना तक कि अधिमान वक्र क्या बताता है? तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोग या युग्मों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे ही अधिमान वक्र के द्वारा हम प्रकट करते हैं। और इसका प्रतिपादन हिग्स ने किया था, जिसे समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि एक फर्म विक्रय लागतें व्यय करती हैं। क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा कि एक फर्म विक्रय लागतें व्यय करती हैं? ठीक, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, विक्रय लागत की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया था? कोई कमेंट करके बताएगा। विक्रय लागत की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया था? कोई कमेंट करके बताएगा। सभी लोग बताओ कमेंट करके। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो विक्रय लागत के अंतर्गत जो फर्म होती है, अर्थात जो विक्रेता होता है, वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के लिए बहुत प्रकार का खर्च करता है, और ये जो खर्च करता है उसे ही विक्रय लागत कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि ड्रीम 11 जो सट्टा, यहाँ पे सट्टा लगाया जाता है, तो ड्रीम 11 का प्रचार कौन करता है? रोहित शर्मा करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी करते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर करते हैं। और वो 10 सेकेंड से 20 सेकेंड का वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए वो लोग क्या करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। तो ड्रीम 11 क्या दिखाना चाहता है? ड्रीम 11 ये दिखाना चाहता है कि आप ड्रीम 11 में पैसा लगाइए और करोड़ों रुपए कमाइए। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मैं तो कभी ऐसे किसी भी आम व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो कहा हो कि हम करोड़पति हो गए ड्रीम 11 में पैसा लगा के। हम उन्हीं लोग, तो जो लोग भी मिलते हैं कहते हैं कि हमने 100 रुपये लगाया था, 98 रुपया पाया है, 100 रुपये लगाया था, 75 रुपये पाया है। मतलब हमेशा माइनस में ही रहते हैं, हमेशा माइनस में ही रहते हैं। तो जितने लोग भी एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा में बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। और एकाधिकारिक और विक्रय लागत की अवधारणा किसने दिया था? तो वो दिया था चेम्बरलिन ने। और इसमें क्या कहा था कि एक फर्म या विक्रेता अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के चक्कर में जो व्यय करती हैं वही विक्रय लागतें कहलाती हैं। अगला, ठीक है, एक अधिकारी द्वारा जो बाजारों में मूल्य विभेद संभव होता है जब कोई अपने चैनल पे करोड़पति है जो ड्रीम 11 से करोड़पति हुआ है। लगाते तो पैसा कई ठो होंगे, कई सारे बच्चे ड्रीम 11 में पैसा लगाते होंगे, बताएंगे थोड़ी। करोड़पति हुए कभी होना तो बता देना यार, है ना? नहीं लगाना चाहिए, है ना? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि ड्रीम 11 में एक बार आप पैसा लगा देंगे ना, वो 4-5 घंटा आपका खा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा चेक करते रहेंगे जिसके ऊपर पैसा लगा है वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है कि खराब खेल रहा है। और
वो आपका 4-5 घंटे मानसिक तौर पे भी ले जाएगा और आपका पैसा भी लेके जाएगा। तो नहीं लगाए तो ही बेहतर है हमारी समझ से। बाकी आप खुद समझदार हैं। क्या उत्तर होगा भाई? एकाधिकारी द्वारा जो बाजार में मूल्य विभेद संभव होता है जब, अब देखिए मूल्य विभेद क्या होता है, तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य विभेद देखने को मिलता है। मूल्य विभेद का मतलब क्या होता है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों पे अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही मूल्य विभेद कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 रुपए का कोई पेन बनाया है, 10 रुपए का पेन बनाया है, इसमें मान लीजिए कि 20 रुपए का, 20 रुपए में इस पेन को आपने यूपी में बेच दिया, 30 रुपए में बिहार में बेच दिया, 50 रुपए में ले जाके उत्तराखंड में बेच दिया, ठीक है, 45 रुपए में आप ले जाके मध्य प्रदेश में बेच दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों पे अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। और कीमत विभेदीकरण तब संभव है जब मांग की लोच असमान हो तथा बाजारों में अंतः संबंध न हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि आपके घर के बगल में जो बाजार लगता है उसमें मान लीजिए कि पेन 10 रुपए का बिक रहा है, और लेकिन वही 10 किलोमीटर बाद जाते हैं या 50 किलोमीटर बाद जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पेन की कीमत कुछ बढ़ा दी जाती है। तो यही कीमत विभेदीकरण होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताऊँ आपको, जैसे अभी तो नहीं, और अगर जो आप गांव से आते होंगे तो आपने समझा होगा, जानते होंगे इस बात को, कि जब आप कोल्ड ड्रिंक गाँव में, जो गाँव थोड़ा सा पिछड़ा होता है, वहाँ पे जब आप 15 या 20 साल पहले कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते थे, जो दुकानदार था वो कहता था कि ठंडा कराई भी 5 रुपये चाहिए। ठीक है, कहता था कि ठंडा कराई भी 5 रुपये चाहिए। तो वो क्या हो गया, वो अमूमन आपको 5 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है। तो ये भी कीमत विभेदीकरण ही है। क्यों? क्योंकि जो कह रहा है कि ठंडा कराई 5 रुपये लगेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। त्वरक का सिद्धांत प्रतिपादन किया। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और अब आप लोगों की क्लास ईच एंड एवरी डे होगी, है ना? क्या उत्तर आ रहा है भाई? त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन, ये बच्चों वाली बात है, आपको याद आना चाहिए। डेल्टा आई अपान डेल्टा सी याद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? याद आना चाहिए। तो त्वरक का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? त्वरक का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1917 में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सॉरी, तो देखिए त्वरक की अगर जो बात करें तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में। तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का कार्य किसको जाता है? जेबी क्लार्क को जाता है, जेबी क्लार्क को जाता है। और त्वरक क्या बताता है? त्वरक उपभोग में परिवर्तनों का निवेश पे प्रभाव बताता है। तो त्वरक उपभोग में परिवर्तन का निवेश पे प्रभाव बताता है, निवेश पर प्रभाव बताता है कि अगर जो उपभोग में परिवर्तन होगा तो इससे निवेश में भी परिवर्तन होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर जो मान लीजिए कि आपकी उपभोग में वृद्धि हो रही है, तो उपभोग में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मांग बढ़ रही है, तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा ना, तो निवेश में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और वही दूसरी तरफ बात ये भी ठीक हो जाएगी, ये पहली बात है। दूसरी बात ये भी ठीक हो जाएगी कि जब उपभोग में कमी आएगी, तो जब उपभोग ही नहीं होगा तो लोग उत्पादन क्यों करेंगे? अर्थात निवेश में भी कमी आएगी।
ठीक है। तो उपभोग और निवेश में प्रभाव की व्याख्या करता है त्वरक सिद्धांत, और त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क ने किया था। आवाज आ रही है आप लोगों को? अब ठीक है? अभी भी आपको वॉइस आ रही है या आप ठीक है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी भी आपको वॉइस आ रही है या एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। गुणक का अवधारणा सर्वप्रथम दिया था। अभी बच्चों वाली बात है। गुणक की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दो बातें याद होनी चाहिए कि गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था और विकसित किसने किया था। ये अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है। तो गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? रोजगार गुणक के रूप में, रोजगार गुणक के रूप में किसने दिया था? आरएफ कोहन के द्वारा दिया गया था, आरएफ कोहन के द्वारा। और रोजगार गुणक के अंतर्गत देखिए, गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में आरएफ कोहन के द्वारा दिया गया था। और रोजगार गुणक में इन्होंने क्या बताया? रोजगार गुणक में इन्होंने बताया था कि जब आरंभिक दौर में रोजगार में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में रोजगार में कई गुने की वृद्धि आती है। अर्थात स्टार्टिंग में जो रोजगार में वृद्धि होता है, इसी के परिणाम स्वरूप भविष्य में चल करके रोजगार में कई गुने की वृद्धि आती है। लेकिन गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? विकसित किसने किया था? तो निवेश गुणक के रूप में किन्स ने विकसित किया था। निवेश गुणक के रूप में किसने विकसित किया था? किन्स ने विकसित किया था। और निवेश गुणक के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया था? निवेश गुणक के अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि देखिए भैया, जब 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 अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया जाता है तो जितनी तेजी से निवेश बढ़ता है, इसके के गुना वृद्धि, अर्थात कई गुना वृद्धि राष्ट्रीय आय में होती है भविष्य में चल करके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों को उत्पादित करने के कारण बढ़ती हुई अवसर लागतों को उस उत्पादन संभावना वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो। खूबसूरत सा प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा भाई? ठीक, ऑप्शन नंबर, अब इसके लिए तो आपको उत्पादन संभावना वक्र पढ़ना पड़ेगा पूरा। उत्पादन संभावना वक्र का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। सॉरी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों को उत्पादित करने के कारण बढ़ती हुई अवसर लागत को उस उत्पादन संभावना वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसको मैंने कई बार आपको इसे डिस्क्राइब करके भी बताया है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो एक दो लाइन में उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। अगला, कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा दी। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दिया? तो देखिए, अब यहाँ पे भी दो बातें आपको ध्यान में रखना है कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था। दो बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो सर्वप्रथम दिया गया था ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था। लेकिन विकसित किसने किया था? तो विकसित किया गया था मार्शल के द्वारा। ठीक है। तो उपभोक्ता अतिरेक की सर्वप्रथम जो अवधारणा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? वो ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था। और उपभोक्ता अतिरेक की मॉडल को किसने विकसित किया था? तो वो किया था मार्शल ने। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। सी होगा कि डी होगा? अब बताइए, टेक्निकल है।
सी है कि डी है? अब एग्जाम में आप कैसे करेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। उपभोक्ता की अतिरेक की अवधारणा दी, किसने दी? तो भाई ये मेंशन ही नहीं कर रहा है। अगर जो ये कहता कि उपभोक्ता अतिरेक की वैज्ञानिक अवधारणा किसने दी या उपभोक्ता अतिरेक का प्रतिपादन किसने किया, तब आप मार्शल की तरफ जा सकते थे। लेकिन उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा जो सर्वप्रथम दिया गया था वो ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और उपभोक्ता का अतिरेक का मतलब क्या होता है? तो उपभोक्ता के अतिरेक का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप से जो मूल्य दे रहे हैं उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का अतिरेक कहलाएगा। जैसे कि आप 40,000 रुपए है, ठीक है, तो 40,000 रुपए आप अपने जेब में रखे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम LG का एक अच्छा सा फ्रिज लेने जाएंगे। तो जब आप 40,000 रुपए अपने जेब में रख के LG का फ्रिज खरीदने जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वहां पे ऑफर चल रहा है और वो LG का आपने 40,000 रुपए जेब में लेकर के आप गए हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि वहां पे ऑफर चल रहा है LG के शोरूम में और जो फ्रिज आप 40,000 रुपए में खरीदना चाहते थे वो 35,000 रुपए का ही मिल गया। इट मीन्स कि 5,000 रुपए का आपका क्या हो जाएगा, बचत होगा। और यही बचत जो है वो उपभोक्ता का अतिरेक है। तो उपभोक्ता का अतिरेक का मतलब क्या होगा? तो उपभोक्ता के अतिरेक का मतलब ये होगा कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए वास्तविक रूप से किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप से जो मूल्य आप चुका रहे हैं उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का अतिरेक होगा। जैसे आप 40,000 रुपए में फ्रिज खरीदने के लिए तैयार हैं लेकिन आपको 35,000 रुपए में फ्रिज मिल गया, इसका मतलब कि 5,000 रुपए का आपका बचत हो गया। तो याद रखिएगा कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम ड्यूपिट ने दिया था, विकसित किया था मार्शल ने। अगला कि रैखिक मांग फलन पर मांग की कीमत लोच कैसी होती है? खूबसूरत सा प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हजारों बच्चों से कंपटीशन में आगे लेकर के जाएगा, हजारों बच्चों से कंपटीशन में आगे लेके जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? मांग की बिंदु लोच का फार्मूला क्या होता है? मांग की बिंदु लोच का फार्मूला क्या होता है? तो मांग वक्र का निचला भाग, मांग वक्र का निचला भाग अपान मांग वक्र का ऊपरी भाग, यही होता है ना? यही होता है ना? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि रैखिक मांग फलन पर मांग की कीमत लोच घटती है जैसे जैसे बिंदु नीचे की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि रैखिक मांग फलन पर मांग की कीमत लोच घटती है जैसे जैसे बिंदु नीचे की ओर अग्रसर होती है और मांग की बिंदु लोच इज इक्वल टू मांग वक्र का निचला भाग अपान मांग वक्र का ऊपरी भाग होता है। अगला, मुद्रा के परिमाण में वृद्धि रोजगार के स्तर को बढ़ाने में समर्थ नहीं होगा। क्यों नहीं समर्थ होगा? अब ये कौन सी थियरी है? कमेंट करके सभी लोग बताइए कि किस थियरी से संबंधित ये प्रश्न है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, ए बी डी काफी विविधता देखने को मिल रही है। बच्चों वाला प्रश्न है यार कि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि रोजगार के स्तर को बढ़ाने में समर्थ नहीं होती है। आपको याद आना चाहिए किसका हो, किसका याद आना चाहिए? सभी लोग कमेंट करके बताइए कहां से प्रश्न ये बना है। चलिए,
तो मुद्रा के परिमाण में वृद्धि रोजगार के स्तर को बढ़ाने में समर्थ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सामान की उपभोग मांग वास्तविक आय पर निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक है। ये आपको MV इज इक्वल टू PT आपको याद आना चाहिए। MV इज इक्वल टू PT फिशर साहब याद आने चाहिए, जहां पे उन्होंने बताया था कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी, कीमत स्तर 2 गुना बढ़ जाएगा और मुद्रा की जो वैल्यू होगी, मुद्रा का जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा? वो आधा हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच समान होती है जब मांग वक्र, खूबसूरत सा, लाइक और शेयर सभी लोग करते रहा करिए। सतीश कुमार जी, रश्मि तिवारी जी, गणपत लाल माली जी, अतुल यादव जी, प्रतिमा जी, प्रिया सिंह जी, अतुल यादव जी, तस्नीम खान जी, भगवंती जी, प्रियांशु जी, सर्वेश कुमार जी, प्रभाकर जी, रश्मि त्रिपाठी जी, बबीता जी, चंद्रबली जी, अफजल हसन जी, नौशाद अली जी, प्रियांशु जी, राकेश जी, सदानंद मिश्रा जी, सभी लोगों से निवेदन है, राजीव पाल जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रतिमा जी, संजय जी, चंद्रबली जी, विकास कुमार मिश्रा जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो लोग भी अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं ना? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। आयताकार अतिपरवलय ही तो होता है ना? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत तो समान होती है जब मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने कीमत निर्धारण में समय के महत्व की का विवेचना किया। किसने कहा कि देखिए भैया, जब वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होता है तो उसमें समय भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, जब किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण हो गया तो समय उसमें महत्वपूर्ण नहीं होगा। लेकिन एक अर्थशास्त्री आए, उन्हीं अर्थशास्त्री का नाम आपको बताना है, और उन्होंने कहा कि देखिए, जब वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा तो उसमें समय भी महत्वपूर्ण होगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आप ठंडियों में अगर शॉपिंग मॉल जाएंगे तो गर्मी के कपड़े सस्ते मिलते हैं, और गर्मी में जब आप ठंडी के कपड़े को खरीदेंगे तो क्या होता है कि ठंडी के कपड़े सस्ते मिलते हैं। मतलब ऑफ सीजन आप कपड़ा खरीदेंगे तो सस्ता मिलता है। क्यों सस्ता मिलता है? इसलिए सस्ता मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि एडिडास कंपनी ने अगर जो कोई एक लोअर बनाया है, ठीक है, तो 2 साल से मान लीजिए मार्केट में वो एडिडास की कंपनी लोअर बेच रहा है, 2 साल तक उसका वो लोअर बिका ही नहीं। तो फिर क्या करेगा? एडिडास सोचेगा कि हम कम कीमत पे इसको बेच दें ताकि जो हमारी पूंजी फंसी हुई है वो पूंजी हमारे पास आ जाएगी, तो अगले सेशन के लिए, अगले सीजन के लिए हम क्या करेंगे? नया कपड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसा जरूर देखने को मिलता है कि जब ऑफ सीजन होता है, कि आप देखते हैं ना कि फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पे बहुत बड़े बड़े सेल लगते हैं, और बहुत बड़े बड़े सेल लगते हैं। तो उस सेल को लगाने के पीछे यही कारण होता है कि जो पुराने प्रोडक्ट है उनको बेच दिया जाए ताकि जो उत्पादक है उनकी पूंजी निकल आए, और जब उनकी पूंजी निकल आएगी तो फिर अगले सीजन के लिए वो उत्पादन कर पाएंगे। क्योंकि किसी के पास भी पैसा बड़ी मात्रा में विद्यमान नहीं होता है, ठीक है, मनचाहा कोई भी पैसा नहीं रख सकता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने कीमत निर्धारण में समय के महत्व की विवेचना की। तो वो मार्शल साहब ने कहा था कि जब वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होगा तो उसमें समय महत्वपूर्ण होगा। अगला, यद्यपि ब्याज की दर मुद्रा की मांग और पूर्ति में साम्य के द्वारा निर्धारित होती है, तथापि कभी कभी
मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि भी ब्याज दर को घटा नहीं पाती है, ये विचार किसका है? ठीक है। और देखिए खास करके प्रयागराज में आप लोगों को पता ही है कि महाकुंभ चल रहा है। छोटे बच्चे और वृद्ध महिलाओं को मैं यही सलाह दूंगा कि भाई छोटे बच्चे हों अगर जो आपके पास या वृद्ध महिलाएं हों तो आप महाकुंभ में न लेकर के आइए, ठीक है। बाकी आप थोड़े यंग हैं, थोड़े आप चल सकते हैं अच्छे से पैदल, तो आप आ सकते हैं। बाकी वृद्ध महिलाएं और बच्चों को तो कतई महाकुंभ में लेकर के ना आए, है ना। अगला कि यद्यपि ब्याज की दर मुद्रा की मांग और पूर्ति में साम्य के द्वारा निर्धारित होती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। यह है ना, ब्याज की दर का निर्धारण क्या होता है? मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे ही तो निर्धारित होते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। तथापि कभी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि भी ब्याज दर को नहीं घटा पाती है। तो ये बात जो कही गई थी वो किन्स के द्वारा कही गई थी। किन्स साहब ने क्या कहा था? किन्स साहब ने कहा था ना कि देखिए भैया, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि ब्याज की दर में कमी आएगी, लेकिन ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही कम हो सकती है, एक सीमा के बाद ब्याज की दर और नीचे नहीं जा सकती है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में परिधान जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाए तो वह राशि किसके बराबर होगी? ठीक। अगला प्रश्न, और कल से सभी लोग समय से क्लास को ज्वाइन करिएगा, अब मजा आने वाला है ना। आज चूंकि मैं भी बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद क्या, कुछ दिनों बाद लाइव आया हूं बट मजा आएगा, मजा आएगा। अब हम लोग लगातार क्लास को करते रहेंगे। चलिए, तो यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में परिधान जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो वो बराबर होगा। ये तो मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आप लोगों से कहा है कि भाई लिख लो लिख लो लिख लो। जब साधन कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसका फार्मूला कई बार मैंने लिखा है कि साधन कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य क्या है? सहज समृद्धि अवस्था, सहज समृद्धि क्या होता है भाई? ठीक। और जो लोग भी कोर्स अभी परचेज कर रहे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, अभी आपको कुछ देर में बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और किसी को भी, जिसको भी एप्लीकेशन पे थोड़ी बहुत भी समस्या है, चाहे कोई भी कंटेंट से संबंधित हो, आप मुझे ज़रूर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके बैच में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, है ना। सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य है, तो सहज समृद्धि का अवस्था का मतलब ये होता है तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि जब सभी साधन तथा उत्पादन की वृद्धि समान दर से हो तथा यह दर समय के प्रति स्थिर हो, ठीक है। तो सहज समृद्धि अवस्था का मतलब ये होता है कि जब सभी साधन, जो उत्पादन के साधन है और जो उत्पादन है, इन दोनों में समान रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं कि साधनों में कम साधन से ज्यादा उत्पादन किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। साधन भी बढ़ रहे हैं और उसी रेशियो में उत्पादन भी बढ़ रहे हैं। तो जब सभी साधनों तथा उत्पादन की वृद्धि समान दर से हो रही हो तो यह समय के प्रति स्थिर रहे तो इसे ही सहज समृद्धि अवस्था कहा जाएगा। अगला, किसने कहा कि श्रम का विशिष्टीकरण बाजार आकार पर निर्भर करता है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। क्या उत्तर आएगा भाई? इजी सी बात है, कुछ बच्चे डेविड रिकार्डो की तरफ चले जाएंगे तो जितने डेविड रिकार्डो की तरफ जाएंगे सब गलत हो जाएंगे।
जितने भी एडम स्मिथ की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई पूछ रहा है सीमांत किसान, अरे भाई ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है उसे ही तो सीमांत किसान कहा जाता है। सीमांत किसान मतलब ऐसे किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ। किसने यह कहा कि श्रम का विशिष्टीकरण बाजार आकार पर निर्भर करेगा? तो देखिए एडम स्मिथ साहब का ये कहना था, एडम स्मिथ साहब का ये कहना था कि देखिए बाजार का आकार जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही श्रम में विशिष्टीकरण आएगा, और जितना ही श्रम का विशिष्टीकरण होगा उतना ही उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा। जैसे आज से 20 साल पहले जब आप कपड़ा सिलवाने जाते थे तो आपने देखा होगा कि एक ही दर्जी होता था, वही आपके शरीर का माप भी लेता था, वही कपड़ा काटता भी था, वही कपड़ा सिलता भी था, वही कपड़ा प्रेस भी करता था, वही कपड़े में बकरम भी लगाता था, वही बिलिंग भी करता था, सब एक ही व्यक्ति करता था। लेकिन जैसे जैसे देश में जनसंख्या बढ़ा वैसे वैसे कपड़ा सिलवाने वालों की कपड़ा की मांग में वृद्धि हो गई। तो जब उनके मांग में वृद्धि हो गई तो अब आप कपड़ा सिलवाने जाइए तो एक होगा वो एक्सपर्ट होगा कि वो केवल माप लेगा, आपके शरीर का माप लेगा। दूसरा होगा जो केवल और केवल कपड़ा ही काटेगा और कुछ नहीं करेगा। तीसरा होगा जो केवल और केवल कपड़ा ही सिलेगा। तो जब रोज एक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करेगा, कपड़ा काटने का रोज कार्य करेगा या कपड़ा सिलने का कार्य जब रोज करेगा, तो एक ही प्रकार का कार्य जब आप ईच एंड एवरी डे करेंगे तो इजी सी बात है कि भाई उसमें आपको महारत हासिल हो जाएगा, और जब महारत हासिल हो जाएगा तो आप अपने उत्पादन को बढ़ा पाएंगे। ये बात एडम स्मिथ ने कही थी। अगला, गॉसेन का प्रथम नियम, बच्चों वाला प्रश्न। गॉसेन का प्रथम नियम, गॉसेन का प्रथम नियम, तो गॉसेन का जो प्रथम नियम है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम। और हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम की अवधारणा किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। लेकिन इस नियम को सर्वप्रथम गोसेन ने बताया था, तो इसीलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। और ये हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या बताता है? ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों में हम वृद्धि करते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है तो हम उसकी मांग को कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गोलगप्पा खाने का मन हुआ, तो जब आपको गोलगप्पा खाने को मन होता है ना, तो जब आप पहला गोलगप्पा खाते हैं तो आपको बड़ी आनंद मिलता है, आपको बहुत मजा आता है कि हाँ ठीक है हमको गोलगप्पा खाना था, हमने पहली गोलगप्पा खा लिया, मजा आ गया। फिर दूसरा खाते हैं, फिर तीसरा खाते हैं, लेकिन पहला वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब दूसरा गोलगप्पा खाएंगे तो पहले वाले ने थोड़ा बहुत आपकी सेटिस्फेक्शन को भर दिया, संतुष्टि को भर दिया। इसी तरीके से जब 10 20 25 40 गोलगप्पे आप खा लेंगे तो आप कहेंगे कि अब हमको गोलगप्पा नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि गोलगप्पा को खाते खाते आप अपने संतुष्टि के अधिकतम स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, और अब गोलगप्पा आपके लिए क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? महत्वपूर्ण नहीं बचा है, अर्थात अब आप उसकी मांग को कम कर देंगे। यही बताता है हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम, जिसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। और हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो उसकी मांग में हम क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं। अगला प्रश्न, कुल मुद्रा पूर्ति जो चलन मुद्रा के परिमाण और बैंकों की कुल जमा तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा का योग होता है वो कही जाती है। अब देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए। अब आपको पता होना चाहिए कि M0 क्या होता है। तो M0 का जो M0 है जिसे हम लोग आरक्षित मुद्रा कहते हैं, और ये रेड्डी समिति से संबंधित है, रेड्डी समिति से। उसी तरीके से आपको पता होनी चाहिए M1 M2 M3 M4 ये किससे संबंधित है? तो ये चक्रवर्ती समिति से संबंधित है।
चक्रवर्ती समिति से संबंधित है। सर समझ में नहीं आता है कि M1, M2, M3, M4 क्या है, तो बिल्कुल आसान भाषा में अगर जो मैं आपको बताऊं एक लाइन में, तो ये M1, M2, M3, M4 का मतलब ये है कि जब आरबीआई ने अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा डाला है, इसी मुद्रा को उसने M1, M2, M3, M4 के रूप में क्या किया है, कोडित किया है। जिसमें आप देखते हैं कि M1 में नोट व सिक्के आते हैं, और जो M3 होता है जिसे हम लोग विस्तृत मुद्रा बोलते हैं, M1 को संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी बोलते हैं, तो M3 इज इक्वल टू क्या होता है, M1 और प्लस बैंकों में जमा लोगों की सावधि जमाएं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, M3 बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कुल मुद्रा पूर्ति जो चलन मुद्रा के परिमाण और बैंकों की कुल जमा M1 में सम्मिलित करते हैं, तथा रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमा, इसे भी M1 में सम्मिलित करते हैं। तो M3 इज इक्वल टू M1 प्लस सावधि जमा है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कृषि आयकर क्या है, कृषि आयकर ठीक है। तो कृषि आयकर तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि केवल और केवल कृषि से संबंधित आय को अगर जो छोड़ दिया जाए, तो अन्य जितने भी प्रकार के आय पर लगने वाले जितने भी प्रकार के आय होते हैं उस पे जो कर लगाने का कार्य करता है वो केंद्र सरकार। लेकिन कृषि से संबंधित जो आय होती है उस पे कौन कर लगाता है, तो राज्य सरकार लगाता है, और ये राज्य सूची के विषय में आता है। ठीक है, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में करवाए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। यहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एक क्रम में सिस्टमेटिक वे से पूरी इकोनॉमिक्स की थियरी ठीक से नहीं पढ़ेंगे, तब तक बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में विद्यमान रहेंगे। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि एक तरफ आप थियरी पढ़ते रहिए अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, और दूसरी तरफ आप नोट्स से रिवीजन करते रहिए। कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स को पढ़िए। जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है तब तक आप 1 घंटे रोज नोट्स को पढ़िए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, सप्ताह में 1-2 टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न शिक्षक भर्ती में प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं, और करंट की भी क्लासेस में करवाता हूँ। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस ईमानदारी से अगर जो आप इसको एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे, तो यार कहाँ से प्रश्न बनेगा, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। और अगर जो वैलिडिटी आप कोर्स की बात करें, तो वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। इट मीन्स एक बार आपको बस एडमिशन लेना है, आप वर्तमान परीक्षाओं में पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ इन फ्यूचर में भी अगर जो कोई नई वैकेंसी आती है उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। अलग से आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। अगर जो डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सभी बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है, झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे आपको। मध्य प्रदेश में टेट और सेट के लिए अलग अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए अलग बैच है, एलटी ग्रेड के लिए अलग बैच है। अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के आपको अलग अलग बैच देखने को मिल जाएंगे। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, आप इत्मीनान से एप्लीकेशन पे मुझे फॉलो करिए। 1.5-2 घंटे
एडमिशन लेकर के यूट्यूब पे 1.5-2 घंटे फॉलो करिए यार। प्रश्न कहाँ से बनेगा सब कुछ आपका यहीं से कवर होने वाला है, कहीं भी आपको इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।